जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 और 14वां दिन, यानी आखिरी दिन लॉकडाउन का, यानी आज टोटल 48वां दिन। ये कोरोना काल का यह बीता हुआ समय के अंदर ऐसा समझिए कि उसका इलाज आज भी नहीं ढूंढा गया। कोरोना का कोई और विकल्प जिससे बचा जा सके कुछ नहीं आया अभी। वैज्ञानिक तलाश में हैं, दुनिया परेशान है, सब खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। लेकिन इन 48 दिनों के अंदर भारत सरकार ने, WHO ने हमको आपको जी भर के पहले जीना सिखा दिया कि कोरोना के साथ कैसे जीना है। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है, जीना हमको है, आपको है। सरकार ये कहती है कि जब जिम्मेदारी हम लेते थे तो हम निभाते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अब पूरी दुनिया का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहो अपने को बचा लो, आप चाहो तो गंवा दो। इन बातों के साथ हम सबको ध्यान रखना है, सीरियस रहना है, मजाक नहीं रहना है। ये कोरोना मजाक नहीं है। इसने तबाह किया है, कई कई देशों को तबाह किया है, कई कई देशों को बर्बाद किया है। अगर बचे हैं तो आज बचा है तो दो एक देश बचे हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तान भी है। अब सवाल ये है कि कल से अनलॉक शुरू होगा। ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कल से अनलॉक, काफ़ी कुछ छोड़ दिया, काफ़ी कुछ सुविधाएं दे दी गई। लेकिन क्या ये सुविधाएं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दारू वाली दुकान खुलने की तरह हो जाएंगी? कल से माल भी खुलेगा, शॉप भी खुलेगी, बहुत कुछ खुलेगा, बहुत जगह आने जाने की छूट मिल गई है। अभी हम आपको, हमारे आपके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैसे ही है कि हमको आपको क्या करना है, हमको आपको मास्क लगाना है, हाथ धुलना है, जहाँ पे भी मास्क होगी, ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ से बचना है, आपस में एक दूसरे को वही नमस्ते करना है। मतलब कुछ जो पहले था वो सब कुछ हमारे पास अब भी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी जीवन पद्धति जो कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंदर मन के अंदर एक बात आई कि इंसानियत कैसे कैसे ज़िंदगी अगर हम लोग इतने सावधानी से जिए होते। पता ही नहीं था, पूरे विश्व को नहीं पता था, हिंदुस्तान को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ आएगी और हमारे साथ ऐसा कर जाएगी। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि उस समय हमारे पास ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान हो चुका है। अब हम जिएंगे कैसे पता नहीं, मतलब सबका अपना अपना जीवन है, सब अपने अपने तरह से जीता था। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा कहूँगा। अब थोड़ा सा जीने का तरीका बदलेंगे, थोड़ा सा सोच अपने अपने अंदर देश के प्रति लाना पड़ेगा। अब जो हमारी जीवन पद्धति होगी वो कुछ इस तरह से होगी, आपको अपनी योग्यता पहचाननी पड़ेगी। आपके अंदर अगर लगता है कि लीडरशिप है तो आपको आगे बढ़ के लीडरशिप करना पड़ेगा। आप हमने हमने इस बात को जाना है कि मेरे अंदर लीडरशिप है, मैं आगे से तैयार रहूँगा, लीडरशिप मैं करूँगा। आपको बताएं, कभी पीछे चलने वाले सोचते हैं कि हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो लीडर होता है, जो आगे चलता है, प्रधानमंत्री बनना इस देश में बहुत आसान है। लोकतंत्र की दुनिया में अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी एक को आगे बढ़ना, लीडरशिप एक अलग क्वालिटी है, लेकिन लीडरशिप के प्रति अगर दो चार समर्पित लोग नहीं रहे तो वो लीडरशिप अनाथ होती है, वो बेकार होती है, वो बकवास होती है। इसलिए अच्छे लोगों के सलाहकार समिति भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे से इस बात को क्यों, क्योंकि हम भीड़ तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की भीड़ बदनाम क्यों है? क्यों? क्योंकि इस मॉब के अंदर लीचिंग बहुत है ना। तो लीचिंग लेस मॉब अगर हो आपके पास, जिस जिस भीड़ के अंदर लीचिंग ना हो, ऐसी भीड़ अगर हम बना सकेंगे तो हम भाग्यशाली होंगे। और आने वाले कल में हम ऐसी ही भीड़ बनाने जा रहे हैं। स्वदेश के प्रति प्रेम होगा, विदेशी आवश्यकता पूरी करेंगे, विदेशी सामानों से आवश्यकता पूरी करेंगे जो कि नहीं है हमारे पास, लेकिन नफ़रत नहीं करेंगे, लेकिन अपने अपने देश प्रेम बहुत ज़्यादा होगा, अपने हर चीज़ से प्यार करेंगे। जो पत्रकार हैं, अभी आप देखिए आपके देश के अंदर अब क्या है कि देश का दुश्मन कहीं और नहीं है, देश के दुश्मन देश के अंदर छुपा हुआ है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश को केवल तोड़ने का काम करते हैं पूरे कोरोना काल के अंदर। अभी आपको जितनी, जबकि आपको पता है कि आप किस जगह बैठे हो, आप समाज का दर्पण हो, आप सब कुछ हो। आप ऐसे समझो कि अगर आपको कोई एक बुरी चीज़ दिखाई देती है और आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि हिंदुस्तान इतनी बुरी है, तो आप देश के साथ धोखा कर रहे हो। आप चाहते तो उसको पहले रिपोर्टिंग आप गृह मंत्रालय को कर सकते थे, अपनी सरकार को बता सकते थे ऐसा हो रहा है, लेकिन
उन पत्रकारों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने जितना मौका पाया उतना देश का मजाक उड़ाया, हंसोड़े। क्यों? क्योंकि दो पार्टी है यहाँ पे। एक पार्टी है जो आपके अच्छे कामों का भी सबूत मांगती है, और एक पार्टी है जो अच्छा काम करती है और आगे बढ़ती चली जाती है। सवाल ये है कि हम आप किसके साथ हैं? आगे की ज़िंदगी जो जिएंगे उन पत्रकारों के साथ जिएंगे जो देश हित में जीते हैं, देश हित के लिए करते हैं। इसकी सावधानी बरतनी होगी। उन लोगों को हम उस चैनल हम सबके घर में टीवी है, आपके अपने चैनल। याद रखिएगा, आपका रिमोट जिस चैनल पे टिकेगा, याद रखिएगा वो देशभक्त चैनल है कि नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम मानेंगे कि नहीं देशभक्त चैनल है, अर्नब गोस्वामी देशभक्त हैं, अगर हम मानते हैं तो 7 बजे हम बैठ जाएंगे गीता रामायण की तरह से उनका देखने के लिए प्रोग्राम। या तो हम टीवी नहीं देखेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे तो अपना वो चैनल देखेंगे जो हमारे देश के लिए करता होगा। कोई भी मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, बहुत सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ हम उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे। साधु सन्यासी जितने भी हैं आप उनका सम्मान करेंगे, कोशिश करेंगे, और जो इसके अंदर छुपे हुए राक्षस हैं उनको नंगा भी करेंगे। दोनों बातें होंगी। सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मतलब ये जितने भी लोग हैं जो इनमें अच्छे हैं उनको याद रखिएगा, उनको इज्जत देना है, उनका सम्मान करना है, आगे बढ़ के बताना है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन जो इसमें 5% लोग जो पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं, ये पूरे वर्दी को बदनाम करते हैं, ये या आप ऐसे समझो कि वो कर्मचारी जिसे आप जानते हो कि कचहरी के अंदर बैठ करके घूस लेता है, मत करो नमस्ते दोस्त, मत करो उसको, बेइज्जत करो उसको समाज के सामने। ऐसे लोगों के लिए अब समाज की सफाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से जब जाओगे ना, सब यहाँ छोड़ करके जाओगे। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको 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 नंगा करना है, और जितने भी अच्छे कर्मचारी हैं उनको सम्मान देना है, उनको इज्जत करना। आपका परिचय नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे वो लगते हैं तो उनको नमस्ते करने में कोई बुराई नहीं है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं कहीं दूर नहीं रहते, वो आपके घर के आसपास अगल बगल रहते हैं, जिनका कुछ काम ही नहीं है, जिनका पेशा है लोगों को डराना धमकाना, मतलब देश की जनता उनकी वजह से पूरा के पूरा मोहल्ला बदनाम है, पूरा के पूरा गांव। मत नज़रअंदाज करिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की शिकायत करिए, उनको सही जगह पहुंचाइए जहां के वो रहने वाले रहना चाहिए उनको। ये सब करना, ये असामाजिक तत्व जितने भी हैं क्योंकि अचानक कोई रेप नहीं हो जाता, अचानक कोई हत्या नहीं हो जाती, अचानक कुछ नहीं हो जाता। ये सब कुछ होता है, छोटा सा बच्चा बड़ा होता है और वो आपके सामने गलत होता है, लेकिन हम आप उसको एवॉइड कर जाते हैं, बस वहीं गलती करते हैं। अगर वो मेरे घर का भी है तो उसको सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। अब मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके अंदर तमाम ऐसे ऐप हैं जो विदेशी हैं और तमाम ऐसे ऐप हैं जो स्वदेशी हैं, काम वही है दोनों का। हम कोशिश करेंगे अपने सब लोगों को बताएं और भारतीय ऐप का यूज़ करें, क्योंकि ये जो छोटा छोटा 10-10 पैसा करके जाता है ना, ये बहुत बड़ा रकम है। इससे हमारा देश गरीब हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। सरकारी ऐप जितने भी बनते हैं आपके, जैसे आप सेतु की बात करें, ऐसे जितने भी मत यूज़ करें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें जहाँ तक कि आपके सरकार की ऐप है उसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये एक प्रकार की देशभक्ति है। क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा आपकी सरकार को जाता है। सर, मजबूरी में कुछ ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो आप मजबूरी में करना चाह रहे हैं, ना करें। और कोई ऐसी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ न लगाएं, ऐसी कोई लत न लगाएं जो आपकी कमज़ोरी बने। हम कोशिश करेंगे। और ये सब करने का मतलब ये है कि आप गांधी बनने के लिए तैयार हो रहे हो, और गांधी, जब आप गांधी बनोगे तो कोई न कोई गोट से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? तो अगर गांधी बनने की तैयारी है तो गोडसे को प्रणाम करने के लिए भी तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि जब तक कोई गोडसे से आपकी मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक आप गांधी नहीं बन जाएंगे। गांधी बनने के लिए गोडसे का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि जितनी भी बड़ी लीडरशिप थी, गोली इन्होंने नहीं चलाई थी। पूजा किसकी हुई? जब गांधी और गोडसे का मिलन हो गया तो राष्ट्रपिता का जन्म हो गया। आप ऐसे समझो बात को। तो जब आप ज़िंदगी में हो, आप यहाँ पे, तो कोई न कोई गोडसे आपका इंतज़ार करेगा, डरिएगा मत। आप गांधी बनना है तो गोडसे के लिए तैयार रहिए। ईसा मसीह बनेंगे, सूली के लिए तैयार रहिए, सूली चढ़ना पड़ेगा, डरिए मत। क्यों?
क्योंकि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है और जाने का तरीका, ज़िंदगी जीने का अंदाज़ तो सब जी लेगा, तरीका ढूंढ लेगा, मौत का अंदाज़ क्या होगा उसको तलाशना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। हम जाते समय विदाई कैसे लेंगे, इस दुनिया से कैसे विदा होंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज से एक बात, अगर हम व्यापार करने को सोचेंगे तो ऐसा व्यापार करने को सोचेंगे जो 2 4 10 लोगों को रोज़ी रोटी दे सके, केवल अपने लिए कोई व्यापार नहीं करेंगे। हम अपने से कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, चाहे वो मेरा धर्म ही क्यों ना हो। हम छोटा सा अपने घर के अंदर अखंड रामायण करते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान है, हिंदू हैं आप, सब कुछ है आपके साथ, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि जब आप अपने घर पे भोपू लगा के बड़ा बड़ा अखंड रामायण करते हैं तो पास पड़ोस से पता नहीं कहते कोई हार्ट का पेशेंट होगा। कोई अगर एक बच्चा भी आकर के मना कर दे कि नहीं इसकी आवाज़ धीमी कर दो, बंद कर दो, तो ये आपको ईगो अपना हटाना पड़ेगा और वो बंद करना पड़ेगा। अगर इसके लिए तैयार हैं तो, नहीं तो सामाजिक के अंदर प्रदूषण है, वो ध्वनि प्रदूषण है, वो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। दूसरों के घर में जो झांकने की आदत है हमारे यहाँ ना, इसको ज़रा अवॉइड करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, मतलब उनके घर क्या हो रहा है वो ज़्यादा ध्यान में होता है। दूसरी बात, आपके नए बच्चे हैं, नई दुनिया जी रहे हैं, इनके हाथ में मोबाइल है, इनके लिए लव स्टोरी आम चीज़ है। आप समझते हो कि नहीं समझते? इनकी ज़िंदगी एक अजीब ज़िंदगी है, पता नहीं आप इनको पाल रहे हो, पोस रहे हो, पता नहीं आप क्या कर पाओगे। मैं इतना जानता हूँ कि इनकी किसी गलत हरकत को तवज्जो मत दो, इनको आगे मत बढ़ने दो, लेकिन अपने प्यार में कोई कमी मत रखो। जितना आपसे हो सकता है उतना करके आप चले जाओ, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप ने भी बहुत समझाया था। बहुत सी गलतियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों ने की है, जिसका नतीजा आज भुगतते हैं। हम अपने माँ बाप की ज़िंदगी में अपने माँ बाप की अहमियत को नहीं समझ पाए, लेकिन जो माँ बाप ने हमको बहुत ज़्यादा प्यार किया था ना, उस प्यार का नतीजा है कि आज हमको उनकी बहुत याद आती है। आज हमको महसूस होता है कि काश गार्जियन क्या होता है। तो ज़िंदगी को इस ढंग से जीना शुरू करेंगे कि हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, दूसरे का क्या है उस पर बहुत जाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, एक फर्स्ट डे से हमने शुरू किया था, लॉकडाउन फर्स्ट डे से शुरू किया था, और आज तक पूरा 48 दिन तक, ये 48वां वीडियो है। आपको एक दिन भी गैप नहीं किया हमने, एक दिन भी लोकेशन नहीं चेंज किया है। अपने घर के अपने छत पे बैठ कर के मैंने ये वीडियो बनाई है। ये पीछे का दीवार ये इस बात का सबूत है कि हम अपने घर पे रहे हैं, हमेशा रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकले हैं लॉकडाउन का पूरा पूरा। मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा छोटा सा ये प्रयास था मेरा, अभी तक मैंने किसी भी वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कहता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि ये कार्यक्रम निजी है, हमारा अपना ज़रूर है। अच्छा तब लगेगा जब ये कार्यक्रम आपका बन चुका होगा। अभी बहुत से लोगों के बारे में हमने चर्चा की थी, पूरे लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों से मुलाकात करवाई थी आपकी, उनका नाम लिया था, उनको फ़ोटो दिखाया था। आने वाले कल में कोरोना काल बीतेगा या ये ओपन हो रहा है, अगर संभव हुआ तो इसमें, नहीं तो इसके बाद हम इसी मंच से, इसी बैनर तले और अपने इसी कार्यक्रम तले, निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में भी मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। मेरा नाम विजय शंकर श्रीवास्तव। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं आपको। नाम है विजय शंकर श्रीवास्तव। फादर लायर थे, पत्रकार था, पत्रकारिता में बहुत बहुत शौक़ था, राजनीति में बहुत शौक़ था। पत्रकारिता की है, राजनीति की है, मैं बहुत सक्रिय भूमिका राजनीति में बिताया हूँ। यहाँ का जनपद का एक एक पत्रकार जानता है हमको, और इस बात को दावे के साथ खड़ा होकर के ये अकेला आदमी चैलेंज के साथ मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि अपनी 50 साल की उम्र में मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, मेरी वजह से किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ है। मैं पूरी भरी सभा के अंदर ये बात मैं कह सकता हूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी था और अच्छा आदमी रहूँगा। अपने से अपनी बड़ाई करना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, और मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपने से अपनी बड़ाई करता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैं देश के लिए जिया हूँ, समाज हित में दिया हूँ, जो भी मैंने किया है सब देश के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, और आने वाला भी जीवन अपना पूर्ण रूप से समाज हित में समर्पित करूँगा। तो पत्रकार था, लीडरशिप रही है, एक राइटर हूँ, लिखने का भी शौक़ है, एक अच्छा स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा इसलिए कहता हूँ
कि आपको अच्छा लगता हो कि नहीं लगता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर से अच्छा हूँ, मैं अपने को जानता हूँ। मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मैं बनाऊँगा, दूसरे को बनाने का हक नहीं देता हूँ। तो एक मैं स्पीकर हूँ, एमएलएम में काम किया हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रहा है कि जो बहुत ही कमज़ोर और बेसहारा रहा है। आने वाले कल में मैं इसके लिए बड़ा काम करने की जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने के मूड में हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, ये गली गली में, कोने कोने में महिलाओं के लिए समूह चलता है। इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व हैं, गुंडे इन्वॉल्व हैं, परसेंटेज ब्याज पे लेकर के वसूली पे उन्हें, इसके खिलाफ़ एक मुहिम चलनी है। धंधा पाक साहब चलेगा जौनपुर में तो चलेगा, वरना नहीं डरता किसी से। कोई गोली मुझे नहीं डरा सकती, कोई पैसा मुझे नहीं खरीद सकता है। ये विजय शंकर श्रीवास्तव, ये राजू श्रीवास्तव किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से नहीं डरता। और वो जो भ्रष्ट है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी होंगे, चाहे वो पुलिसकर्मी होंगे, चाहे वो होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने, हम आपकी लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। जो गलत है उसको उसकी जगह पे पहुँचा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर कभी, आज ये मेरा आखिरी कार्यक्रम। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया आप लोगों ने। जिस तरह से आपने हमको प्यार दिया, जिस तरह से आपकी ऊर्जा हमको मिलती रही, और हम पूरा के पूरा 48 दिन तक एक दिन भी गैप नहीं किया और अपना ये वीडियो बनाते रहे। ये दस्तावेज, ये फाइल जो तैयार की है, इसमें आपके बारे में चर्चा की है, समाज के बारे में चर्चा की है, अपने बारे में चर्चा की है, कोरोना वॉरियर्स के बारे में चर्चा की है, कोरोना से जो लोग कोरोना योद्धा रहे उनके बारे में चर्चा की है, जो तमाम ढेर सारे समाज सेवक उभर करके आए उनके बारे में चर्चा की है। बहुत सी चर्चा अधूरी रह गई है, उसको आने वाले कल में मैं पूरी करूँगा। फिर मिलूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही अपने कार्यक्रम में। अब चूँकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, काफ़ी हद तक तो बहुत से काम बाकी हैं मित्रों, बहुत बहुत कुछ बाकी रह गया और कुछ नया भी सोचा है जो करना है। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। कब मुलाकात होगी नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि साप्ताहिक रूप से आपसे मुलाकात होती रहे, ऐसा मैं चाहूँगा। आशीर्वाद दीजिए। आपका प्यार और आपका स्नेह, आपके दुलार के लिए मैं आभारी हूँ। आशा करता हूँ आगे भी आपका दुलार और स्नेह हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।